ओरछा मध्यकालीन समय पे बसाया गया मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा। छोटा सा टाउन है कि गलती से भी किसी को रॉन्ग नंबर लग जाए तो पूरी बात हो जाती है। 16वीं शताब्दी में बुंदेली शासकों ने इस जगह का निर्माण करके इसे बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। बुंदेली शासकों द्वारा बनाए गए कई बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स आज भी इस जगह पे देखे जा सकते हैं, जो कि उस समय की उच्च कोटि की कला और वास्तुकला का प्रमाण है। कितनी मेहनत लगी होगी इन सबको पेंट करने में। आई थिंक एवरीवन शुड कम हियर एंड सी दिस। ओरछा में बहुत बड़ी चौपाई फेमस है। स्वरूप व्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिन ओरछा में रहत सैन अयोध्यावास। ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ पर होना, जहाँ हमारे राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है। जहांगीर का महल हमारे हिंदू राजाओं की राजधानी में क्यों और कैसे बन गया, इससे एक लंबी कहानी है। तो बने रहें ओरछा के इस सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि नर्मदा किनारे बेड़ाघाट की खूबसूरती देखने के बाद हम लोग पहुंचे थे झांसी, जहां पहुंच के झांसी फोर्ट में हमने एक बहुत ही खूबसूरत लेजर शो देखा। और अब आगे हमारे मध्य प्रदेश रोड ट्रिप के चौथे दिन की सुबह और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकले झांसी से ओरछा की ओर। कहां से गूगल माता कहां लेके जाओगी? दोपहर के 1 बज गए हैं और ओरछा हम लोग पहुंच गए हैं और अपने होटल में हमने चेक इन भी कर लिया है। जिस प्रॉपर्टी में हम लोग ठहरे हैं इसका नाम है MPT बेटवा रिट्रीट। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, एकदम गार्डन अच्छे से बने हुए हैं। 3 बज चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखने के लिए। रवनीत की थोड़ी तबीयत खराब है तो वो नहीं जा रही है। मैं, साहिल और गगन निकल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 17वीं सेंचुरी में राजा वीर सिंह द्वारा करवाया गया और उसके बाद इसमें मेजर एडिशंस 18वीं सेंचुरी में राजा पृथ्वी सिंह ने करवाई। ये मंदिर प्रसिद्ध है अपने बहुत ही यूनिक टेंपल आर्किटेक्चर और दीवारों पे बनी उच्च कोटि की बुंदेली पेंटिंग्स के लिए। पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट को पहले उन्होंने रेड या मैरून सा पेंट किया है, उसके बाद स्क्रैच करके फिर ये जो भी डिजाइन है ये बनाया गया है। कितनी मेहनत लगी होगी इन सबको पेंट करने में। और आई थिंक एवरीवन शुड कम हियर एंड सी दिस। जितनी खूबसूरत ये पेंटिंग्स हैं, उतने ही डाइवर्स इन पेंटिंग्स के थीम्स भी हैं। रामायण की कहानियों से लेके बुंदेली राज के समय की संस्कृति और उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र भी इन पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। इस टेंपल का आर्किटेक्चर इतना यूनिक है कि ये जगह बिल्कुल भी किसी मंदिर की तरह नहीं लगती। बाहर से देखने पे ये जगह
एक किले की तरह दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह मंदिर मां लक्ष्मी को समर्पित था, लेकिन आज के समय में कोई भी मूर्ति इस मंदिर के अंदर नहीं है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल ओरछा का फर्स्ट डेस्टिनेशन हमने कवर कर लिया है और क्या ब्यूटीफुल टेम्पल बना हुआ है और ये काफी हाइट पे है। यहाँ से ओरछा का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से हमने यहाँ से 1.5 घंटा स्पेंड किया है और अभी हम निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। यस 5:30 हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं घाट की ओर। वहां से छतरियों का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है। कंचन घाट पे पेटवा नदी के किनारे बैठकर छतरियों के इस खूबसूरत नजारे के साथ हमारा ओरछा का पहला दिन समाप्त हुआ। अभी हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले हैं ओरछा के बाकी बचे हुए मॉन्यूमेंट्स देखने, और सबसे पहले हम जाएंगे ओरछा फोर्ट। पार्किंग काफी बाहर की तरफ है तो हमने वहां से एक इलेक्ट्रिक रिक्शा ले लिया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं ओरछा फोर्ट के अंदर। मेरा नाम संजय सिंह यादव है और ओरछा में मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से मैं गाइड के रूप में काम करता हूँ। ओरछा को बसाया था राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में। यहाँ की पॉपुलेशन ओनली 8000 इंक्लूडिंग मी। इतना छोटा सा टाउन है कि गलती से भी किसी को रॉन्ग नंबर लग जाए तो पूरी बात हो जाती है। और जिस जगह की सैर करने के लिए आप लोग निकले, एक बुंदेलखंड की कैपिटल थी। यहाँ से राजा महाराजा पूरा कारभार संभालते थे पूरे बुंदेलखंड एरिया का। ये ओरछा का मुख्य भाग है। यहाँ पर 3 महल बनाए गए। प्रथम जो महल है वो राजा महल है, ये अपनी पेंटिंग को लेकर फेमस है। दूसरा जो महल आप देख रहे हैं वो जहांगीर महल है, आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। तीसरा है शीश महल जो आज होटल में कन्वर्ट हो चुका है। राजा महल है प्रथम जो भाग हमारे ओरछा का कहते हैं, जो महल बनाया गया। ये राजा का फर्स्ट पार्ट था दीवाने आम। यहाँ पर राजा महाराजा अपने पब्लिक के साथ मीटिंग करते थे। ये पब्लिक ऑडियंस हॉल हो गया। राजा को बैठने की जगह ऊपर थी। अब यहाँ से हम जो प्रवेश करेंगे वो महल के अंदर करेंगे। सर ये हम लोग राजा महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस महल को बनाने में 60 साल लगे थे और 60 इयर्स इसलिए भी लगे थे क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है एक जगह संभव नहीं था। समस्या सबसे बड़ी हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के होती थी। सभी नदियों में ब्रिज नहीं थे तो उनके ड्राई होने का भी हमें वेट करना पड़ता था। इस महल को बनाने में 3 राजाओं का योगदान रहा। जो कम्पीट किए थे उनका नाम था महाराजा मधुकर साय, जो श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी महारानी राम भगवान की बड़ी भक्त थी। आप जानते हैं कि राम भगवान और कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान के अवतार बताए जाते हैं। इनकी पेंटिंग हमें देखने को मिलेगी। ये महल जो आप 2 पार्ट में देख पा रहे हैं, ये जेंट्स कोर्टयार्ड, इसके अंदर लेडीज कोर्टयार्ड। तो जो जेंट्स कोर्टयार्ड होते तो उसमें राजा का खास दरबार लगता था, तो इस तरफ उनका दीवाने खास कहलाता। यहाँ राजा मंत्रियों के साथ बैठ करके प्राइवेट मीटिंग करते थे। नीचे की तरफ जो बड़ा बेसमेंट हम देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए था। यहाँ पर जो ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है आपको, ये यहाँ की डांस स्टेज बताई जाती है। यहाँ पर डांसर्स डांस करती थी। रानियां डायरेक्ट यहाँ नहीं आ पाती थी। पीछे झरोके आप देख रहे हैं जहाँ रानियां बैठ जाती थी। सर हम इस पूरे महल की चर्चा कर रहे थे। इसमें 120 रूम्स बनाए गए थे, बट इसका जो जनाना भाग है वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट, उसमें ओनली 7 रूम। तो 6 रानियों के लिए 6 बेडरूम थे, एक वो राजा के लिए था। एक्चुअली ये इनका डाइनिंग एरिया था। शाही परिवार यहाँ बैठ के खाना खाता था।
इसमें ये पर्शियन आर्ट का आपको पैटर्न मिलेगा, क्योंकि इसमें बर्ड्स एनिमल्स के फिगर नहीं है मैडम। ये ओनली लीव्स एंड फ्लावर्स है, जो ओनली मुगल आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी निशानी होती है। ये क्यों है ऊपर कारपेट की पेंटिंग? क्योंकि ऐसा ही सेम कारपेट नीचे राजा बिछाते थे। तो आप अपने मन के अंदर एक इमेज ये बना सकते हैं उस जमाने में हॉल कितना सुंदर लगता होगा। यहाँ जितने भी लोहे के कड़े हम देख रहे हैं वो सब इनके पर्दे लगाने के काम आते थे। ये पूरा हॉल कवर्ड था। तो अंदर जो विमेन कोर्टयार्ड है, वेयर वी आर गोइंग नाउ, बीच वाला जो रूम हम देख रहे हैं वो राजा का बेडरूम हुआ करता था। 3 कमरे उनके राइट हैंड पे हैं और 3 कमरे इनके लेफ्ट हैंड में हैं। वो उनके रानियों के लिए थे। राजा की जो प्रथम वाइफ होती थी वह हमेशा महारानी कहलाती थी, और उनकी जो अनदर वाइफ होते थे उन्हें हम रानियां बोलते थे। सब्जेक्ट है ये विष्णु भगवान का अवतारों से उठाया है। आप देख सकते हैं विष्णु भगवान का पहला अवतार था मछली के रूप में विपुल मत्स्य अवतार, दूसरा था कूर्मा अवतार कछुए के रूप में, तीसरा था वराह, चौथे थे नरसिंह भगवान, 5वां था वामन, और 6वें थे परशुराम, 7वें थे श्री राम, 8वें थे श्री कृष्ण भगवान, और 9वां जो पेंटिंग खराब हो चुकी है ये बुद्ध भगवान की थी, और 10वें आएंगे कल्कि के रूप में। जो घोड़ा आप देख रहे हैं इसके ऊपर बैठ करके आएंगे, जिनके आते ही कलयुग जाएगा एंड सतयुग आएगा। ये बेडरूम जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट फॉर द मीटिंग हॉल, सेकंड फॉर सिटिंग, थर्ड फॉर स्लीपिंग। जो महारानी के बेडरूम में हम लोग पेंटिंग देख करके आए थे सर, सेम पेंटिंग यहाँ पर वो हमें देखने के लिए मिलेगी अबाउट टू द रीइंकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। रूम में कुछ पेंटिंग कृष्ण भगवान की लीलाओं से ली गई है, बिकॉज राजा वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जैसे ये पेंटिंग है, इसमें गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। इस पेंटिंग का नाम है द्वादश गजनारी। द्वादश गजनारी का मतलब होता है 12 महिलाओं से मिलकर के एक हाथी बन रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि 12 महिलाएं जो आपस में एक साथ मिल जाती हैं तो उनके अंदर एक हाथी का बल आ जाता है। अब ये 12 महिलाएं कौन सी हैं? 6 तो वो रानियां हैं और 6 उनकी वो दासियां हैं। ये इनका बाथरूम था, हमाम। फर्स्ट टैंक फॉर द कोल्ड वाटर यू कैन सी, सेकंड टैंक फॉर द हॉट वाटर, इसके नीचे भट्टी बनी है, और थर्ड जो आप देख रहे हैं सर वो उनका मिक्स वाटर के लिए था। इन हालों में बड़े लैंप होते थे, पीछे मिरर होता था, इससे रिफ्लेक्शन से ढेर सारा प्रकाश बाहर आता था। ये उस जमाने के टॉयलेट। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। देखिए मतलब उस जमाने में पानी की किल्लत नहीं थी। जो बाथरूम का पानी था ना सर, वो एक पाइप के थ्रू ना उसको रिसाइकिल के लिए गार्डन भेजते थे। हम जहांगीर पैलेस की ओर जा रहे हैं, लेकिन जहांगीर का महल हमारे हिंदू राजाओं की राजधानी में क्यों और कैसे बन गया, इससे एक लंबी कहानी है जो कि मैं आपको जहांगीर पैलेस के अंदर ले जाके समझाऊंगा। ओरछा के दूसरे सबसे सुंदर महल के अंदर आ चुके हैं। ये महल राजा महल से कहीं ज्यादा सुंदर है, ये आपको देखने में भी लग रहा होगा। और ऐसा है तो क्यों है? क्योंकि ये महल राजा महल से लगभग 100 साल बाद बना था। तो इन 100 ईयर्स में कितनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। बुंदेलखंड के राजा जो थे वो हिंदू राजपूत राजा रहे हैं। अब कहते हैं कि जहांगीर का महल यहाँ पर क्यों बना है। कहते हैं एक बार सलीम जहांगीर अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे, और हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू राजा वो जहांगीर की हेल्प के लिए आगे नहीं निकला। एक यहाँ के राजा थे जिन्होंने उसकी हेल्प करने का विचार किया था। शेख अब्दुल फजल जहांगीर को पकड़ने के लिए निकले थे। यहाँ के राजा ने अब्दुल फजल का सर कलम करके जहांगीर के सामने पेश कर दिया। इन दोनों की गहरी मित्रता हो गई। अब अकबर के मरने के बाद जो भारत के नेक्स्ट बादशाह बने वो सलीम जहांगीर थे। जहांगीर के गद्दी पे बैठते ही यहाँ के राजा ने इस नायाब महल का निर्माण कराया। जहांगीर को इनवाइट किया एक रॉयल गेस्ट की तरह। कहते हैं ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। 236 रूम्स इस पूरे पेरिस के अंदर बनाए गए थे। 100 रूम्स तो उसके खाली बेसमेंट में हैं, उनकी आर्मी के लिए थे, क्योंकि मुगल बादशाह जब कहीं के लिए जाते थे पूरा लाव लश्कर के लेकर के जाते थे। ये जो महल है वो अपने आर्किटेक्चर को लेके अच्छा खासा फेमस है। इसमें हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का समागम है। गुंबदों को आप देख पा रहे हैं, डोम्स आर मुगल आर्किटेक्चर। डोम्स के ऊपर आपको नजर आएगा लोटस फ्लावर जो कि हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। और यहाँ जितने भी स्टेच्यू ऑफ एलिफेंट को हम देख पा रहे हैं वो पूरा हिंदू आर्किटेक्चर की निशानी में आता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न मुगल आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी निशानी होती है। आपको जान के हैरानी ये भी होगी सर कि जहांगीर यहाँ पर आए जरूर थे, वो खाली यहाँ पर एक रात रुके थे बस। और जहांगीर के जाने के बाद से ये अनोखा महल जो आप देख रहे हैं खाली रहा। इसलिए इस पैलेस का नाम हम 1 नाइट पैलेस के नाम से भी जानते हैं। अब जिस गेट से हम यहाँ प्रवेश लिए थे सर वो इस पैलेस का मेन एंट्री गेट नहीं था। इस पैलेस के जो मेन एंट्री गेट है इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। एक प्राचीन शहर आपको वहां पर छोटा सा नजर आएगा।
ये प्राचीन ओरछा है। और लेफ्ट हैंड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने की तरफ जो बनी हुई है, वहां पर उनका मार्केट हुआ करता था। ये राजा का ऊंट खाना हुआ करता था। इसमें राजा के ऊंट बांधे जाते थे। दैट्स व्हाई रीजन की इसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे बनाए गए थे। अब हम चर्चा करते हैं इस गेट की। तो बहुत ही सुंदर गेट यहाँ बना हुआ है। बिल्कुल ये मेन एंट्रेंस है। 3 प्लेटफॉर्म आपको नजर आएंगे यहाँ पर सर। ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं सर, ये हाथी के ऊपर बैठने के लिए था। दूसरा वो ऊंट के ऊपर बैठने के लिए था। तीसरा घोड़े के ऊपर। चर्चा करते हैं एक छोटे से महल के बारे में। एक डांसर के लिए बनाया गया था। तो कहते हैं कि ओरछा की ये राजकुमार की प्रेमिका थी। ओरछा प्रसिद्ध इन महलों को लेकर के नहीं अकेला। ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ पर होना, जो हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का एक लौता मंदिर है जहाँ हमारे राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है। कहते हैं ओरछा की जो महारानी थी, इनका नाम रानी कुंवरी गणेश था। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी भक्ति वो राम जी को लेने के लिए अयोध्या जाती हैं। राम जी इनकी तपस्या से खुश होकर के इनको साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। ये आग्रह करती हैं कि आप हमारे साथ में ओरछा के लिए चलें। 3 वचनों के साथ, वचन मीन्स कंडीशन के साथ, महारानी भगवान श्री राम को लेकर के अयोध्या से ओरछा आ जाती हैं। उनकी पहली जो शर्त होती है वो कि जहां पर आप मुझे ले जा रही हैं वहां के हम राजा होंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं राम राजा सरकार। दूसरी शर्त ये थी कि हम आपके साथ पैदल चलेंगे और पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। तीसरी शर्त ये थी एक बार जहां बैठ गए वहां से कभी नहीं उठेंगे। इतिहास कहता है जैसे ही महारानी भगवान श्री राम को यहाँ पर ला रही होती हैं, राजा उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे होते हैं। इसका नाम आज चतुर्भुज टेम्पल है। एक्चुअली वो राम जी को बैठने के लिए बन रहा था। मंदिर किसी कारण बस इनकम्प्लीट रहा, नहीं बन पाया इतना बड़ा मंदिर। अब राम जी को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए रहेगी, जो हमारे घर की क्या होती है, किचन। और वो उनकी किचन थी जहाँ राम जी को बैठाला। फिर राम जी वहां से उठे नहीं। शर्त थी ना, जहाँ बैठ गए सो बैठ गए। अब ये शर्त राम जी ने क्यों ली थी? क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर राजा के रूप में आ रहे थे। तो राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान। और राजा मिलेंगे महलों में। तो आज राम जी महल में बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाई रीजन की राम जी का टेम्पल किसी भी एंगल से आर्किटेक्चर वाइज टेम्पल आर्किटेक्चर आपको नजर नहीं आएगा। ये पूरा महल ही है। फिर जो मंदिर बन गया, कंप्लीट हो गया, इसमें राम जी को बैठाना चाहते थे राजा महाराजा, फिर वो खाली रह गया। अभी खाली मंदिर होने से अच्छा है किसी भगवान को बैठाला जाए। तो बहुत बाद में वहां पर विष्णु भगवान को बैठाला गया। तो आज वो मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए उसका नाम निकला चतुर्भुज। राम राजा मंदिर के साथ साथ चतुर्भुज मंदिर का महत्व भी ओरछा में उतना ही खास है। सोलहवीं शताब्दी में नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाए गए इस विशाल मंदिर के शिखर की ऊंचाई तकरीबन 350 फीट है। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पे बना है और इसकी बनावट में टेम्पल और फोर्ट आर्किटेक्चर का मिश्रण देखा जा सकता है। दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी हम वापस अपने होटल आ गए हैं। यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोग जाएंगे छतरियां देखने। पहुंच गए हम लोग रॉयल छतरीस, हमारी आखिरी डेस्टिनेशन। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में पेटवा नदी के किनारे बने बुंदेली शासकों के ये खूबसूरत स्मारक ओरछा की पहचान माने जाते हैं। ये छतरियां प्रसिद्ध हैं अपने विशाल आकार और खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें कि हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण देखा जा सकता है। सस्ते नशे। दोपहर का 1 बज चुका है और हम लोग ओरछा एक्सप्लोर करके निकल गए हैं आगरा के लिए। तकरीबन 250 किलोमीटर है और 5 घंटे हमें लगेंगे। पहले तो प्लान था कि आगरा में हम लोग आगरा फोर्ट जाके एक्सप्लोर कर लेंगे और नेक्स्ट दिन ताजमहल देख के घर के लिए निकलेंगे, लेकिन दोनों प्लान हमारे सक्सेस नहीं हुए क्योंकि आज हम थोड़ा लेट वहां पहुंचेंगे तो आगरा फोर्ट देख नहीं पाएंगे और कल फ्राइडे के दिन ताजमहल क्लोज रहता है।
दोपहर के बज गए हैं 3 और अभी हम लोग रुके हैं ग्वालियर के आउटर में एक रेस्टोरेंट विलायत में खाना खाने। काफी बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है और वॉशरूम्स भी नीट एंड क्लीन है। आगरा यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, जिसे कवर करने में हमें लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। शाम के तकरीबन 7 बजे तक हम आगरा में अपने होटल पहुंच गए। चेक इन करने के बाद रूफटॉप पे बैठ के डिनर करते हुए हमने क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड किया। आज हमें घर के लिए निकलना था। ब्रेकफास्ट करते करते 10:30 बज चुके थे। आगरा से घर तक की दूरी तकरीबन 700 किलोमीटर की थी, जिसे पूरा करने में हमें तकरीबन 12 घंटे लगे और देर रात तक हम सेफली घर पहुंच गए।